मौजूदा मार्केट कंडीशंस में कई इन्वेस्टर्स लार्ज कैप स्कीम्स पर फोकस कर रहे हैं। दरअसल ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लार्ज कैप्स की वैल्यूएशन कम है, जबकि मिड और स्मॉल कैप्स अभी भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। इस बीच पिक्चर तब और साफ हो जाती है जब आप 2024 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने वाले फंड्स को चेक करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और निपॉन इंडिया लार्ज कैप सबसे ज्यादा नेट इन्वेस्टमेंट पाने वाले टॉप 10 फंड्स में शामिल थे। इन फंड्स में कुल मिलाकर 17,590 करोड़ इन्वेस्ट किए गए। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना सबसे बड़े एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप को एनालाइज किया जाए, जो 63,000 करोड़ के ऊपर के एसेट्स को मैनेज करता है। ये फंड ना सिर्फ सबसे बड़ी लार्ज कैप स्कीम है, बल्कि इस कैटेगरी के सबसे बेटर परफॉर्मर्स में से भी एक है। पिछले साल इसने मॉर्निंग स्टार अवार्ड्स में इन्वेस्टिंग एक्सीलेंस के लिए बेस्ट लार्ज कैप इक्विटी फंड का अवार्ड जीता था। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स का फेवरेट लार्ज कैप फंड लग रहा है, लेकिन क्या ये रियल में इतना अच्छा स्कीम है? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को एनालाइज करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि इस स्कीम में लोगों का इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है। हम फंड की स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर डिस्कशन करेंगे। इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप इंडेक्स फंड को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। इस वीडियो को केवल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप के एनालिसिस के तौर पर ना देखें। इससे आपको ये समझने में भी हेल्प मिलेगी कि किसी भी फंड को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। आइए फंड की हिस्ट्री और परफॉर्मेंस से शुरुआत करते हैं। इस फंड को मई 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी के नाम से लॉन्च किया गया था। उस दौरान इसके लिए 20 या उससे कम लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी था। 2010 की शुरुआत में इसका नाम बदलकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी फंड कर दिया गया। इसके बाद फोकस्ड वर्ड को 2018 के स्टार्टिंग में हटा दिया गया था। अपने लॉन्च से लेकर अब तक ये फंड मोटे तौर पर लार्ज कैप ही रहा है, इसीलिए इसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जा सकता है। सबसे पहले हम ट्रेलिंग और एसआईपी रिटर्न्स को देखेंगे। इसके परफॉर्मेंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम कैलेंडर ईयर और रोलिंग रिटर्न्स को भी चेक करेंगे। फंड ने हर टाइम फ्रेम में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्म किया है, चाहे वो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल ही क्यों ना हो। केवल पिछले साल को छोड़ दिया जाए तो ये अपनी कैटेगरी की टॉप 3 पोजीशंस में रहा है। इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कमेंडेबल है। हालांकि आमतौर पर इन्वेस्टर्स एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में आइए इस स्कीम के एसआईपी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप का 10 ईयर एसआईपी रिटर्न 15.38% है, यानी कि 10,000 रुपए की एसआईपी अब लगभग 65 लाख हो गई होगी। इसी पीरियड में निफ्टी 100 टीआरआई ने 13.91% का एसआईपी रिटर्न जनरेट किया। इसका मतलब है कि ये अमाउंट 57 लाख हो गया होता। एसआईपीज और ट्रेलिंग रिटर्न्स कभी कभी इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि फंड ने 2 या 3 साल में एक्सेप्शनल परफॉर्म किया हो, जिससे टोटल रिटर्न भी बढ़ गया हो। इसलिए हमने तय किया कि हम परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी को भी चेक करेंगे। इसके लिए हम लास्ट डेकेड के हर एक कैलेंडर ईयर में फंड के परफॉर्मेंस को देखेंगे। इस फंड का परफॉर्मेंस रिमार्केबल रहा है। पिछले 16 साल में फंड ने केवल 5 साल अपने बेंचमार्क और पीयर्स से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन 2021 के बाद से फंड ने हर साल अपने बेंचमार्क और पीयर्स से बेटर परफॉर्म किया है। इसके अलावा जिन सालों में इसने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म नहीं किया, उनमें इसका अंडर परफॉर्मेंस 2% से 3% की रेंज में ही रहा है। इसका मतलब है कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप को कभी भी वर्स्ट परफॉर्मेंस की लिस्ट में नहीं पाएंगे। आइए अब रोलिंग रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। ज्यादा रोलिंग रिटर्न्स का मतलब है कि फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। इस फंड ने 5, 7 और 10 साल के पीरियड्स में अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है। इसने डिफरेंट पीरियड्स में करीब 14% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप रोलिंग रिटर्न्स को गौर से चेक करें तो आपको और भी सरप्राइजेस मिलेंगे। किसी भी 7 ईयर पीरियड में फंड ने बेंचमार्क से 83% बेटर परफॉर्म किया है। अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो आप किसी भी टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स पाते। रिटर्न्स आर गुड, लेकिन जब मार्केट्स में करेक्शन हुआ तब फंड का बिहेवियर कैसा रहा?
तो आइए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की डाउनसाइड प्रोटेक्शन को चेक करते हैं। इसके लिए हमने उन क्वार्टर्स को कंसीडर किया जहां लास्ट 15 इयर्स में निफ्टी 100 TRI इंडेक्स में करेक्शन हुआ था। इस दौरान फंड के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन इंडेक्स और कैटेगरी के साथ किया। तो निफ्टी 100 ने 2010 से अब तक 18 क्वार्टर्स में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इन 18 में से 13 क्वार्टर्स में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ने इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया है, जिसका मतलब है कि फंड की डाउनसाइड प्रोटेक्शन एक्सीलेंट है। इन 18 में से 10 क्वार्टर्स में इसने अपनी कैटेगरी से भी बेटर परफॉर्म किया है। इस फंड ने मार्केट रैली के दौरान अच्छा परफॉर्म किया है और करेक्शन के समय बेहतरीन डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज दिखाई हैं। लेकिन यह सब कैसे अचीव किया? क्या ये बेटर रिटर्न्स के लिए रिस्की स्ट्रैटेजी अपनाता है? आइए अपनी फाइंडिंग्स को समराइज करते हैं। तो फंड ने हर रिटर्न पैरामीटर पर इंडेक्स और अपने पीयर्स से बेटर परफॉर्म किया है। इसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी डिसेंट है। इसीलिए जब मार्केट में करेक्शन होता है तो फंड में ज्यादा डाउनफॉल नहीं आता। आइए अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंड को कैसे मैनेज किया जाता है। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। अनीश तवाकले सितंबर 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। वैभव दुसार जनवरी 2021 से इसके को फंड मैनेजर हैं। तवाकले ने 2016 में बतौर हेड ऑफ रिसर्च इस फंड हाउस को ज्वाइन किया था। एक सीजन्ड रिसर्च प्रोफेशनल के तौर पर उन्होंने फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और प्रोसेस को इम्पैक्ट किया है। वो 3 प्रिंसिपल्स के बेसिस पर फंड को मैनेज करते हैं, जिसमें पहला है बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, दूसरा हाई कन्विक्शन आइडियाज और तीसरा बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। तो आइए पोर्टफोलियो को एग्जामिन करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या फंड मैनेजर अभी भी इस फिलॉसफी पर कायम है या नहीं। फंड में 12 स्टॉक्स हैं जो एटलीस्ट 10 साल से पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। इनमें सिप्ला, HDFC बैंक, इन्फोसिस और ITC जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। इस बीच करीब 48 स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कम से कम 5 सालों से पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ये फिलॉसफी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी की ओर इशारा करती है। और तसल्ली के लिए हमने फंड की टर्नओवर रेशो को भी चेक किया। ये पैरामीटर हमें बताता है कि फंड मैनेजर कितनी फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स को बाय और सेल करता है। अगर टर्नओवर रेशो 100 है, इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने पिछले 1 साल में पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर दिया है। तो इस फंड की टर्नओवर रेशो अपनी कैटेगरी में सबसे कम है। फंड की टर्नओवर रेशो 18% थी, जबकि कैटेगरी एवरेज 81% थी। इनफैक्ट फंड की टर्नओवर रेशो समय के साथ कम होती गई है। दिसंबर 2019 में ये 125% से ज्यादा थी, लेकिन 2020 में ये काफी ज्यादा गिरकर 29% पर आ गई और तब से ये उन्हीं लेवल्स पर बनी हुई है। इसीलिए अब ये क्लियर हो गया है कि फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। आइए अब हाई कन्विक्शन इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। स्टॉक्स का फंड एलोकेशन इंडेक्स में उनके वेट से अलग होता है। ये दिखाता है कि फंड मैनेजर को जिन स्टॉक्स पर भरोसा है उनमें उनकी पकड़ मजबूत है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में SBI शामिल नहीं है, जो निफ्टी 100 इंडेक्स की टॉप 10 होल्डिंग्स का हिस्सा है। फंड ने TCS को केवल 0.50% एलोकेशन दिया है, जबकि इंडेक्स में कंपनी का वेट 3.28% है। सिमिलरली फंड ने L&T को 6.5% एलोकेट किया है, जबकि इंडेक्स में इसका वेट सिर्फ 3.28% है। सेक्टर एलोकेशन के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। कुछ सेक्टर्स में फंड का एलोकेशन इंडेक्स से काफी अलग है। फंड ने बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के लिए 22% एलोकेट किया है, जबकि इंडेक्स का एलोकेशन इनमें 33% है। सिमिलरली फंड में IT सेक्टर का एलोकेशन 8% है, जबकि इंडेक्स में इसका वेट 12% है। आइए अब देखते हैं कि फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, डाइवर्सिफाइड या कॉन्सेंट्रेटेड। तो दिसंबर तक फंड के पोर्टफोलियो में 67 स्टॉक्स थे। लार्ज कैप फंड्स में एवरेज 50 स्टॉक्स होते हैं। इसका मतलब है कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। शायद यही इसकी एक्सीलेंट डाउनसाइड प्रोटेक्शन का रीजन भी है। डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में रिस्क को कम करता है। इनफैक्ट पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स दिसंबर 2019 में 55 से बढ़कर दिसंबर 2022 में 69 हो गए थे। फंड मैनेजर ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि फंड का साइज लगातार बढ़ता जा रहा था। दिसंबर एंड तक फंड का एसेट बेस करीब 64,000 करोड़ था। रिसेंट ईयर्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते इसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में ये 35,000 करोड़ से 2 गुना होकर 63,000 करोड़ का हो गया है।
फंड के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ने इन्वेस्टर्स को फंड की ओर अट्रैक्ट किया है। फंड की कैश होल्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमें डिस्कस करना चाहिए। तो इतने बड़े एसेट बेस के साथ कोई भी सोच सकता है कि फंड में बहुत ज्यादा कैश होगा, लेकिन यहाँ फंड मैनेजर हमेशा इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। फंड की कैश होल्डिंग रेयरली ही किसी महीने में 10% से ज्यादा हो पाती है। आइए अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। अगर आप किसी एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है, इसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अमेजिंग है, ये रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज करता है और अभी तक स्टॉक सिलेक्शन भी अच्छा साबित हुआ है। तो क्या ये फंड सेंसेक्स या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का रिप्लेसमेंट हो सकता है? आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके परफॉर्मेंस को रेगुलरली ट्रैक करना होगा और साथ ही अंडर परफॉर्मेंस के दौर में पेशेंस बनाए रखना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपके लिए इंडेक्स फंड ही बेहतर रहेगा। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एनालिसिस इंसाइटफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें आगे क्या कवर करना चाहिए। मैं जल्द ही आपसे एक और इन डेप्थ वीडियो के साथ मिलूंगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.